अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हुसैन सैयद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है प्रेस क्लब रावलपिंडी में। आइए आपकी यहाँ पे सहाफ़ियों से और फलाही तंजीमों के मेम्बरान से बात करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पोटोहार के सहाफ़ी बाबर औरंगज़ेब साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बाबर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं आप सहाफ़त की तरफ किस तरह आए हैं? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और सहाफ़त में कैसे आया? सहाफ़त में मैं पर्सनली बताऊं तो एक्सीडेंटली आप कह सकते हैं मैं आया। बात अब पुरानी हो गई है, वैसे आपके तवज्जो से देखने वाले कहेंगे कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही पुराना हूँ। खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह जब मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो तब मोस्टली मैं अखबार को पढ़ा करता था। तो मुझे जो नहीं है आर्टिकल लिखने का शौक़ हुआ, तो मैंने एक वो आर्टिकल लिखा। तो वो फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैं आप इस आर्टिकल को कहीं पब्लिश भी करवाऊँ, तो कहाँ पब्लिश करवाऊँ मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था। वो ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं गांव देहात से तल्लक रखता हूँ, तो शहर में मैं आके तलीम हासिल कर रहा था चाचू के घर में, तो अडयाला रोड पे। तो हुआ ये इशू कि मुझे अब यहाँ शहर की राय या शहर में कहाँ अखबार के दफ्तर होते हैं, क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो एक दिन वो जो आर्टिकल था मेरा वो मैंने उठाया हुआ, वैसे ही वो निकला हूँ तो हमारे अडयाला रोड से एक हफ्ता रोज़ा अखबार निकला करता थी हाई क्लास न्यूज़ के नाम से। तो हुआ ये कि मैं एक्सीडेंटली उसके ऑफिस पहुंच गया हूं। वो मैं वल्ला आपके तवज्जो से बता दूं, आज तक मुझे ये नहीं पता कि मैं उस दफ्तर कैसे पहुंचा, क्योंकि मैं एक शहर में नया बच्चा आया हुआ, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, मैट्रिक गांव से की हुई थी, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन कैसे मैं उस दफ्तर वहाँ पर पहुँचा, तो वहाँ जो अखबार के मालिक थे मोहम्मद बशीर राजा साहब, उन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से उन्हें मैंने बताया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई इशू नहीं है। उन्होंने उसी वक्त मुझसे तस्वीर और बाकी चीज़ें उन्होंने कहा जी बाकायदा आप हमारे लिए लिखें। वो खैर फिर हमने क्या लिखना था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, उसकी इस तरह से मैच्योरिटी भी नहीं होती, लिखने का उस तरह से वो होता भी नहीं है। खैर हमने जो लिखा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पब्लिश किया, और वो फिर करते गए, हमें भी शौक़ बढ़ता गया। फिर साथ ही राइटिंग से रिपोर्टिंग की तरफ आना शुरू हो गया, और फिर अखबार के बाद टीवी चैनल के बाद रेडियो, और फिर वो सिलसिला चल निकला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बस एक टीवी चैनल के साथ वाबस्ता हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा बाबर भाई, ये बताएं जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले एक संगजानी में सहाफ़ी है, उसके साथ भी कुछ मसाइल हुए थे, तो क्या आपके साथ भी इस तरह के कोई मसला मसाइल हुए कभी? जी बिल्कुल, मसाइल तो बहुत से दरपेश होते हैं। और अक्सर मैं एक बात करता होता हूँ कि हम यहाँ जो शहर है उसकी निस्बत गांव देहात या साइड के जो एरिए हैं वहाँ पर सहाफ़त मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से है कि शहर में किसी को कोई परवाह नहीं होती, उसके ख़िलाफ़ खबर भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो शहर है, वहाँ पर इस तरह से एक दूसरे को जान। और जो गाँव देहात होता है वहाँ पर लोग बाप दादा के नाम से भी एक दूसरे को जानते हैं, और उन्हें पता होता है ये खबर किसने लगाई, ये कौन है, कहाँ से आया है, इसका क्या तरीका है। तो वो हर चीज़ का एक बड़ा मसला बन जाता है, तो इसलिए बड़े इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। मुझे याद है, वही मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट जब हुआ तो मैंने आर्टिकल लिखा, हमारे यहाँ इलाके में एक मर्डर हो गया, एक जो हमारी एक खतून थी उसका मर्डर हुआ, तो मैंने उस पर आर्टिकल लिखा। आर्टिकल क्या लिखा, बच्चा जहन था, मेच्योरिटी उस तरह से थी नहीं, सुनी सुनाई बातें, उसको कैसे मर्डर किया गया, वो जिन्होंने उसको गुस्ल वगैरह दिया तो उन्होंने बताया इसके फ़लाँ जिस्म पे ज़ख्म थे। मैंने पूरी एक स्टोरी बना के ना वो पूरी एक्चुअल चला दी कि इसकी फैमिली वालों ने गैरत के नाम पर इसे कत्ल कर दिया, और अखबार वालों ने वो, क्योंकि उसकी हेडलाइंस ऐसी थी कि गैरत के नाम पे कत्ल, और उन्होंने बड़ी अच्छी स्पेस दी और इतना बड़ा उसे पब्लिश कर दिया। वो पब्लिश तो हो गया और अखबार भी आ गई। उसके बाद मेरे अपने समय साहब ने कहा कि पुत्र आप लग लो जानी है तुझे कि आप तो गांव कैसे जाएगा, गांव जाएगा तो अगले ने। और यकीन जाने फिर मैं गांव जाता रहा हूँ, तो कितना साल मैं वो रास्ता नहीं उस रास्ते से नहीं जाता था कि यार उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो बड़ा मार रहे हैं उन्होंने, कि यार तो एक तो चलो हुआ तुमने हमारी इज्जत उछा ली है। तो ये बड़ा मसला बना है। तो ये बड़ा होता है, और थ्रेड्स तो बड़े आज तक आती रही हैं, क्योंकि मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि जो सहाफ़ी होता है वो किसी भी पार्टी का नहीं होता, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, सारी सियासी जमातें उसकी जमातें होती हैं। उसने जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं उनके साथ उसकी बनती नहीं, हमेशा उनको वो क्या कहते हैं आड़े हाथों लेना होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो इक़्तिदार में बैठा होता है सारी चीज़ें उसकी पावर में होती हैं। कहीं पर कोई मसला है, कोई मसाइल है, कोई इशू है, तो उसको क्या कहते हैं हाईलाइट करना, या उस मामले को वो क्या कहते हैं सारा उस मामले को सॉर्ट करना, उस मामले को सॉल्व करना हुकूमत का काम होता है। तो ज़ाहिर सी बात है हमारा बतौर जर्नलिस्ट ज़ाहिर काम बनता है कि हम उस मामले को हाईलाइट करें, और जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उन पर तनकीद भी करें और उन्हें आड़े हाथों भी लें। तो वो मेरा हमेशा से रहा है। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि
इस सारे सिनेरियो में जितनी भी सियासी जमातें होती हैं वो साफ़ी ऐसा होता है वो उनका बनता भी नहीं है। मैं माजी करीब में आपको बताऊं तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट रही है तो मैंने हमेशा उनके ख़िलाफ़ बात की है। तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि मैं पक्का नून लीग का पटवारी बंदा हूँ, मैं पटवारी हूँ। तो अभी जब नून लीग की गवर्नमेंट आई है अभी चंद माह से, तो मैं जब उनके ख़िलाफ़ लिखता हूँ तो वो पक्के कहते हैं तू यूथिया बंदा है। तो बात यह है कि हम वो लोग हैं कि हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। कोई भी सियासी जमात होती है उनका यही होता है कि शायद हम दूसरी किसी जमात का वो करें। बेसिकली साफ़ी की उतना भी यही चाहिए कि हमारी कोई जमात नहीं है, हमारी वही जमात है जो भी गलत काम करेगा हम उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, उसके लिए लिखेंगे, उसके लिए बोलेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। और रही बात आपका वही क्वेश्चन के थ्रेट्स बिल्कुल आती हैं। और बात वही है जब आप काम करते हैं, जब आप फील्ड में होते हैं तो इन सारी चीज़ें ये मामूल की अज्जा होती हैं और ये फेस करनी पड़ती हैं। जब बाबर साहब आपने एक तंजीम भी बनाई है पटवार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसके आप चेयरमैन भी हैं, तो ये ख्याल आपको कैसे आया कि आप ये तंजीम बनाएं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये तकरीबन कोई आज से 6 साल कबल की बात है। मैं और हमारे चंद दोस्त थे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सैड एरिया से तल्लुक़ रखता हूँ। तो जब आप किसी सैड एरिया से तल्लुक़ रखते हैं तो मैंने ये देखा कि शहर के ख़ास तौर पर और हम ख़ास तौर पर पटवार रीजन के जो लोग हैं सहाफ़ी हैं उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही जिस तरह से मिलनी चाहिए। बहुत से मेहनती लोग हैं वो आगे आने की कोशिश करते हैं लेकिन आगे उन्हें मौका नहीं मिलता। तो मैंने ये इनिशिएटिव उठाया कि यार जो हमारे ख़ास तौर पर गाँव देहात के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर पटवार से जो तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्हें आगे लाया जाए, उन्हें एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए कि वो उस प्लेटफार्म के ज़रिए आगे आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये तंजीम 6 साल कबल बनाई, जिस मिशन को लेके बनाई उसमें हमने ये काम किया कि बहुत सी साफ़ी तंजीमें यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैकड़ों के हिसाब से काम कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैद ऐसी तंजीम है जो 6 साल कबल से लेकर आज 6 साल बाद तक कि तकरीबन इन 6 सालों में हमने मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को शामिल किया, क्योंकि हमने कहा कि ये वो बच्चे हैं जो मुस्तकबिल में इस फील्ड में आएंगे, इस शोबे में आएंगे, तो उन्हें से पहले से हाउ न हो कि ये शोबा है क्या, इसमें हमने करना क्या है। तो ये तंजीम हमने बनाई और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को अपने साथ शामिल किया, मुस्लिम गांव देहात के जो लोग हैं उन्हें अपने साथ शामिल किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 साल के बाद मैं ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि इन 6 सालों में बहुत से ऐसे मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट जो उस वक्त स्टूडेंट थे आज बड़े मीडिया चैनल पे, बड़े प्लेटफार्म्स पे वो काम कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स उस वक्त के जो आज काम कर रहे हैं, बहुत से इलाकाई सहाफ़ी जो मुख्तलिफ़ इलाकों से थे वो आज शहरों में आकर इस्लामाबाद रावलपिंडी में आके काम कर रहे हैं और सहाफ़त में अपना एक नुमाया मकाम रखते हैं। जी अच्छा बाबर साहब, जैसे मुख्तलिफ़ लोगों के साथ कुछ वाक़यात होते हैं जो उनको सारी ज़िंदगी नहीं भूलते, तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो आपको आज भी याद हो? बिल्कुल बहुत से वाक़यात होते हैं और ऐसे वाक़यात जैसे मैंने आपको बताया कि अनमेच्योरिटी, वो जो मैंने आर्टिकल लिखा जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया वो मुझे आज तक याद है। और मैं जब भी वो उस बारे में सोचता हूँ मैं अपने आप को कोसता भी हूँ कि ये मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बात वो है कि सुनी सुनाई बातों पे बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें नहीं चलना चाहिए। हमें ये है कि अथेंटिक जब आपके पास ख़बर ना हो आपको वो ख़बर फ़ाइल नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप किसी की इज़्ज़त पर बात कर रहे हो, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप किसी को तनकीद का निशाना बना रहे हो और तनकीद का निशाना उसे बना रहे हो जिसके आप उसके उस आर्टिकल की वजह से, आपकी उस तहरीर की वजह से, आपकी उस खबर की वजह से अगले बंदे की ज़िंदगी पे हर्फ आ सकता है, अगले की ज़िंदगी पे एक असर पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको बड़ा मुहतात होकर चलना पड़ता है। और वो जो मैंने आर्टिकल लिखा उसके बाद वो ऐसा आर्टिकल था, उसके बाद उस पर क्या कहते हैं सज़ाए मौत भी हो सकती थी बंदे को, बंदा गिरफ्तार हो के सारे काम हो सकते थे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट एक बंदे को नॉमिनेट किया। वो डेफिनेटली वो गिल्टी था, वो बाद में बातें फ़ाइनल भी हुई, उस बंदे को सज़ा भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मेरा वो क्या कहते हैं वक्त से पहले की बातें थी जो मैंने कर दी, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये हमेशा मुझे याद रहेगा और अब मैं बड़ा मुहतात होकर उसके बाद चलता हूँ। जो भी खबर आती है बड़ा सोच समझ के उसको फाइल करता हूँ। उसके अलावा जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों से बिलोंग करते हैं और नए आने वाले सहाफ़ियों के लिए क्या पैगाम देंगे आप इन दोनों को? मैं जो पार्टियों से बिलोंग करते हैं, मैं तो जैसे आपसे पहले कहा किसी भी पार्टी से बिलोंग करने वाला सहाफ़ी नहीं हो सकता। वो कुछ तर्जमान ज़रूर हो सकता है, किसी भी तंजीम का तर्जमान हो सकता है, किसी भी इदारे का तर्जमान हो सकता है, किसी भी फ़र्द वाहिद का तर्जमान हो सकता है। वो सहाफ़ी नहीं हो सकता, क्योंकि सहाफ़ी किसी का तर्जमान नहीं होता, सहाफ़ी का कोई इदारा नहीं होता, सहाफ़ी का क्या कहते हैं कोई तंजीम नहीं, वो क्या कहते हैं कोई जमात नहीं होती। सहाफ़ी के लिए तमाम जमातें, तमाम प्लेटफार्म, तमाम इदारे एक जैसे होते हैं, इक्वली होते हैं। अगर जो होता है किसी इदारे से
किसी सियासी जमात से वो बता वो साफ़ी नहीं होगा, वो क्या कहते हैं तर्जमान ज़रूर कराएगा। और जो नए आने वाले हैं मेरी ये बिल्कुल उनसे गुजारिश है, एक अच्छा शोबा है, आप इसमें आएँ। अब वो क्या कहते हैं डिजिटल मीडिया का दौर है, अपने आप को डिजिटल की तरफ लेके जाएँ, डिजिटल मीडिया की तरफ लेके जाएँ। तो ये है कि अपने आप को प्रमोट, ये एक अच्छा शोबा है। बात वही आ जाती है कि इस शोबे में अगर आपने आना है तो बाकायदा तालीम लेकर आएँ, बाकायदा स्किल लेके आएँ, बाकायदा सीखें। बगैर सीखे सिखाए जब आप आएंगे, आप कुछ टाइम के लिए तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आप इसमें नहीं चल सकते। अगर आपने लॉन्ग टर्म इस शोबे को अपनाना है, शोबे में चलना है, तो आपने एजुकेशन भी इसकी हासिल करनी होगी, आपको इस शोबे के हवाले से तमाम नॉलेज भी लेनी होगी, और जो सीनियर्स इस शोबे में ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गाइडलाइंस भी लेनी होगी, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और ज़रूर वंस अगेन आप इस शोबे को ज्वाइन करें और अपना और इस मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कैसर खान स्वाति साहब, जो कि CEO है मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसर खान स्वाति साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ये जो तंजीम बनाई मीटो वेलफेयर ट्रस्ट, ये आपको कैसे ख्याल आया और क्यों बनाई? जी, बस खिदमत इंसानियत का जज्बा था, शौक़ था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने ये तंजीम बनाई। पहले मैंने ख़ुद काम किया था सोशल वर्कर, फिर मुझे ज़रूरत पड़ी कि एक टीम होनी चाहिए, क्योंकि कोई बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन पर मिल के काम किया जाता है, तो इस वजह से फिर मुझे टीम बनानी पड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले गुज़श्ता 6 सालों से हम ये काम कर रहे हैं खिदमत इंसानियत का, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, तो इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? हम इस टाइम 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले दस्तरखान फ़ी सबीलिल्लाह, जो कि स्टेशन मोड़ सदर पर हर इतवार को लगता है। और इसके बाद दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है वाटर हैंड पम्प, जो सिंध के रेगिस्तानी इलाकों में लगाया जाता है। तीसरा हमारा फ्री मेडिकल कैंप है, जो 1 माह बाद या 2 माह बाद हम करवाते हैं। तो आपको इसमें जो डोनेशंस वगैरह मिलती हैं कि या आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? नहीं जी, अल्लाह का काम है, अल्लाह की तरफ से मदद आती है, लोग डोनेट करते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मेरा अपना सर्कल है, ख़ानदान वाले लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, और आम पब्लिक भी डोनेट करती है, क्योंकि डोनेशन के बगैर ये काम नामुमकिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तो आपकी टीम के कितने मेंबरान हैं? हम इस टाइम तकरीबन 60 के करीब मेल हैं और 30 के करीब फ़ीमेल हैं, तो जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद पे हमारी टीम बनी हुई है, मुश्तमिल है, और बाकी शहरों में नहीं है। हम सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ही काम कर रहे हैं। अच्छा, कैसे साहब, पिछले 2-3 साल आप लोगों ने कोरोना में जो है राशन का भी प्रोग्राम किया रखा है, काफ़ी अर्सा राशन भी देते रहे हैं। तो इस साल आपका रमज़ान में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, और उसके बाद आने वाले दिनों में क्या ऐसा प्रोजेक्ट है कोई? नहीं, रमज़ान में हमने सिर्फ अफ्तारियों का प्रोग्राम किया। अफ्तार के हमने काफ़ी जगह पे अफ्तारियाँ लगाई, स्टेशन मोड़ पे, फैसल मस्जिद में, मुख्तलिफ मकामात पे हमारी अफ्तारियाँ लगी हुई थी। तो इस दफ़ा सिर्फ हमने अफ्तारी प्रोग्राम किया, राशन प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि राशन प्रोग्राम एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इतना फ़ंड हमारे पास नहीं था, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और हर सफ़ेद पोश तबका जो है ना, सफ़ेद पोश जो ख़ानदान है, वो राशन के लिए खड़ा होता है, तो उसको पूरा करना मुश्किल था हमारे लिए, इसलिए हमने वो काम नहीं किया, सिर्फ हमने अफ्तार प्रोग्राम किया था। मुखैर हज़रात से कोई अपील करेंगे कि आपको डोनेशन दें हमारे प्लेटफॉर्म से, तो आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और ये चीज़ें बताएँगे? जी बिल्कुल, मीटो वेलफेयर ट्रस्ट गुज़श्ता 5 साल से खिदमत इंसानियत पर गामज़न है, और 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, दस्तरखान फ़ी सबीलिल्लाह, वाटर हैंड पम्प और फ्री मेडिकल कैंप। ये सब काम आप सबके ताउन से ही मुमकिन होता है, लिहाजा जितना आप ताउन करेंगे उतना हमारा ये काम अच्छा होगा। जहाँ हम 500 लोगों को खाना खिलाते हैं, 1000 लोगों को खाना खिलाएंगे, जहाँ हम 500 लोगों की मेडिसिन देते हैं, वहाँ हम 1000 लोगों का मेडिसिन देंगे। जितना मुमकिन हो सके हमें डोनेट कीजिए, हमारा नंबर है। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं मीटो वेलफेयर ट्रस्ट को, तो ज्वाइन मीटो वेलफेयर ट्रस्ट एज अ वॉलंटियर आप आ सकते हैं। शुक्रिया। तो आप अपना नंबर भी बता दीजिएगा। हमारा नंबर 0321-257-6633। और आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PD न्यूज़ का, जो हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, हर इवेंट में हमें कवरेज देते हैं, और हर प्रोग्राम में हमें फॉरवर्ड रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शुमाइला शहबाज, जो कि थैलेसीमिया फ़ाइटर और मीटो वेलफेयर ट्रस्ट की वॉलंटियर भी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा शुमाइला साहब, ये बताइएगा कि आप मीटो वेलफेयर ट्रस्ट आपने कैसे ज्वाइन किया और क्यों किया? मीटो वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये हमारा थैलेसीमिया इवेंट था, तो इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया था, तो सारा उधर गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि ये भी काम कर रहे, तो फिर मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे इनके साथ हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मैं आज़ाद कश्मीर से आती हूँ ताकि लोगों की हेल्प कर सकूँ। और क्योंकि मैं खुद थैलेसीमिया फ़ाइटर हूँ,
तो थैलेसीमिया फ़ाइटर के लिए उनके लिए एक मिसाल कायम करना चाहती हूँ कि हम थैलेसीमिया फ़ाइटर किसी से कम नहीं हैं। तो जो आपकी मीटो वेलफेयर ट्रस्ट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और आप कितने अरसे से इन प्रोजेक्ट्स के साथ शामिल हैं? सबसे पहले जो है जो मैंने करवाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है, वो है वाटर हैंड पंप। वो सिंध में लग रहे हैं, वो करवाए हैं, बहुत खुशी भी हुई है, मैंने भी लगवाए हैं। तो उसके बाद और खाना जो फ़ी सबिलिल्लाह दस्तरखान लगता है संडे को, और उसके बाद मेडिकल कैंप लगता है और राशन वाला होता है रमज़ान में। जी। अच्छा, इसके अलावा आप नए आने वाले वॉलंटियर्स के लिए क्या पैगाम देंगी कि वो अगर तंजीम में ज्वाइन करें तो कैसे ज्वाइन करें और क्यों ज्वाइन करें, मकसद क्या होगा? सबसे पहले वॉलंटियर्स को तो यही कहूँगी, अगर आते हैं ना तो मतलब कि पूरी नीयत के साथ आए। ये चीज़ नहीं है कि आप आए और बस सिर्फ वॉलंटियर बन के और फ़र्ज़ ना अदा करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको आना चाहिए और मेहनत से काम करें। अगर नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम्स है तो बता सकते हैं, लेकिन जो आए मेहनत से काम करें, ये नहीं कि सिर्फ नाम बनाने के लिए आए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सरेआम टीम के वॉलंटियर शाहज़ेब अकबर साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शाहज़ेब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने सरेआम टीम को कैसे ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया और इसका मकसद क्या था, क्यों ज्वाइन किया? अच्छा जी, ये ज्वाइन करके अभी तक का एक बहुत लंबा सफ़र है। आज से 6 साल पहले मैंने इसको ज्वाइन किया था एज अ वॉलंटियर। फेसबुक पे मैंने देखा, क्योंकि हम उससे पहले इकरार साहब के शोज़ देखते थे और एक तजस्सुस होता था उनसे मिलने का। फिर सोशल मीडिया के थ्रू एक इन कैंपेन चल रही थी, उसके थ्रू मैंने इसको ज्वाइन किया। उस टाइम में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्लांटेशन का काम करता था और शुरू से ही मुझे बचपन से ही वॉलंटियर बनने का बड़ा शौक़ था पाकिस्तान के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं टीम सरेआम को ज्वाइन करूं। 6 साल पहले ज्वाइन किया, फिर काम किया। 5 साल बाद मुझे सोशल मीडिया हेड बना दिया गया। फिर कुछ ही टाइम गुजरने के बाद फिर मुझे बहुत अहम जिम्मेदारी रावलपिंडी की वाइस प्रेसिडेंट की सौंपी गई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस पे काम कर रहा हूँ। और काम आपके सामने ही है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो चंद बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटियर्स की, उसमें से सरेआम एक है और उसके एक बड़े शहर पिंडी से एज अ वाइस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करना, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। अच्छा, इसके अलावा जो सरेआम टीम है, इसके क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त? ये कुछ फ्लाई काम भी कर रही है या सिर्फ जो टीवी पे दिखाया जाता है वही प्रोजेक्ट्स इनके चाह रहे होते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरेआम का जो लोग फेस जानते हैं ना, वो सिर्फ टीवी पे चलने वाले छापे हैं या रेड्स हैं। हालांकि सिर्फ वो एक चेहरा नहीं है, वो सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू, पूरे पाकिस्तान के अंदर 17 लाख वॉलंटियर्स हैं टीम सरेआम के अभी तक रजिस्टर्ड, 17 लाख। और उन सब का काम छापे मारना नहीं है। हमारी जो वॉलंटियर्स टीम है, हर शहर में एक टीम काम करती है, वो फ्लाई काम करती है। आप देख लें, कहीं पे भी सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई आफत आ जाए, अभी आप 1122 के साथ देख लें, हर 6 महीने बाद हमारी इनके साथ फ्लड ट्रेनिंग होती है। रावल डैम में हमारी ट्रेनिंग होती है, इनके जो 1122 के सेंटर्स हैं वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है कि कहीं पर भी कोई भी आफत आ जाए, वहाँ पर सरेआम ने पहुँचना है और काम करना है। जैसे अब लास्ट ईयर चरसदा में जब हुआ था, एक फ्लड की सूरत बन गई थी, तो यहाँ से जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की टीम थी, ये वहाँ पर पहुँची और उन्होंने फ्री मेडिकल कैंप्स, उनको खुराक पहुँचाना, तमाम ज़रूरियात, और वहाँ पे ना सैलाब के बाद एक वो फोड़ी की वो बीमारी आ गई, उनकी मेडिसिन। तो मतलब कि सिर्फ वो एक चेहरे को हटा के अगर आप देखेंगे, एज ए वॉलंटियर जो है सरेआम बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और ये ज़्यादा अहम पहलू है सरेआम का, जो लोग अक्सर लोग नहीं जानते। इसके अलावा सरेआम ने आजकल एक क्रैकडाउन किया हुआ है शुभ सरकार के खिलाफ, तो वो क्रैकडाउन कहाँ तक पहुँचा है? अच्छा, वो भी जैसा मेरा आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोगों को पता है कि सिर्फ वो जो एक 14 फरवरी वाला अचानक रेड थी, रेड कह सकते हैं उसको, और एक जो दोबारा वहाँ पे इकरार साहब गए थे। लेकिन उसके बाद हमने, क्योंकि जो शुभ सरकार है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कह लेना इस्टेब्लिशमेंट के अंदर या ब्यूरोक्रेसी के अंदर उनकी बहुत जो शाखें हैं ना, वो गहरी हैं। और जैसा कि लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे कलर सईदा, तो डीसी साहब ने पाबंदी भी लगा दी थी हमारे वहाँ एंट्री पे। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। हालांकि बहुत से इलीगल काम वहाँ पर हो रहे हैं, जो हम वक्त के साथ साथ देखें, हम कभी भी, या इकरार भाई जो है वो कभी भी वर्बली बात नहीं करते बगैर सबूत के। हमने हर चीज़ सबूत के साथ की। और अब एक, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया, अब इकरार भाई ने मुल्तान से एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की है, और मुल्तान से जनूबी पंजाब से आगे चलते हुए सिंध में कराची तक, और फिर इंशाल्लाह जून के महीने में यूके जा रहे हैं इकरार भाई, क्योंकि शुभ सरकार वहाँ से भी होके आए हैं। वहाँ से बहुत लोगों से इन्होंने फंडिंग ली है, और फंडिंग
अब आप कहेंगे किसके नाम पे फंडिंग इन्होंने ली है, जो डायलिसिस सेंटर हैं उनके नाम पे और फ्लाई इदारे कायम करने के नाम पे, और वो यूज़ कहाँ पे हो रही है वो आपको पता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे अवेयरनेस करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और बाकी जितने बड़े इदारे हैं इंशाल्लाह वहाँ पे जाएंगे और लोगों में अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। और उसके बाद हमारी जो लीगल टीम्स हैं, पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स हैं और लीगल टीम्स हैं, उन्होंने बाकायदा लीगली तौर पे शुभ सरकार के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर दिया। वो बहुत जल्द इनको सलाखों के पीछे देखेंगे। नए आने वाले वॉलंटियर्स को क्या पैगाम देंगे? जी, हम पूरे पाकिस्तान को, चाहे वो सियासी लोग हों, गैर सियासी हों, स्टूडेंट्स हों, मीडिया से वाबस्ता लोग हों, हमारे कॉन्टैक्ट्स और जो वेबसाइट है सरेआम की वो मौजूद है, हम सबको दावा देते हैं। ये बिल्कुल एक गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे पाकिस्तान में काम करने वाली, और हम बग़ैर नोट और बग़ैर वोट के लालच के काम करते हैं। तो सब लोग जो भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं एज अ वॉलंटियर, उनको दावत है, वो इस एक बड़े प्लेटफॉर्म से, अच्छे प्लेटफॉर्म से यहाँ आप ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए सर्व भी करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।